साहब फरमाइएगा, जो हुकूमत ने प्राइस अनाउंस की थी कपास की 8,500 फी मन, वो तो अब इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तो 6,000 तक फ़रोख्त हो रही है कपास मार्केट में। देखिए, ये फिर वही बात है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी का पेपर में तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पूरे मुल्क का जो हाल है वही इस वक्त हो रहा है। यहाँ पर हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, वेयर हाउसिंग करवानी चाहिए थी, बैंकों को इन्वॉल्व करते कि बैंक ये TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान है वो फार्मर से डायरेक्ट परचेज करे, उठा ले। उसके बाद वो जो आपकी ये एप्टमा वाले जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इस वक्त अमेरिका में देखा जाए जो कपास का रेट है वो 75.49 डॉलर पर उसका 100 पाउंड जा रहा है। तो ये कीमत पाकिस्तान में लगाई जाए तो ये तकरीबन जाके बनती है 18-19 हज़ार रुपये पर मंथ, और इंडिया में इस वक्त रेट जा रहा है वो 218 रुपये तकरीबन। वो भी जो रेट बनता है वो देखा जाए इसका मन का वो 8600 रुपये के आसपास बनता है, इंडिया में 8800 रुपये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान में 8500 रुपये भी बहुत कम रेट था, क्योंकि आपने कपास की फसल को रिवाइव करना था, तो आपने रिवाइव इसी सूरत में कर सकते थे जब आप फार्मर्स को बेनिफिट देते। इसमें गवर्नमेंट को फ़ौरन इंटरवेन करना चाहिए, TCP को इन्वॉल्व करें और बैंक्स के जरिए या सीड कॉर्पोरेशन जो सरकारी इदारे हैं उनके जरिए कपास की परचेज करके मार्केट को स्टेबल करें। साहब एक और बड़ी ख़तरनाक बात है कि अभी नई फसल आई है और हमेशा जब नई फसल आती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस कम होती जाती है। तो इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन ना किया तो प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। कि अगर एप्टमा वाले हमारे जो से फार्मर्स को अच्छी कीमत नहीं देंगे तो हमारा फार्मर जो है कपास को एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है, हम एक्सपोर्ट करके इनको अच्छा रिलीज दे सकते हैं। फिर उस सूरत में क्या होगा, एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा और लोकल आपका जो मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल का वो अच्छी कीमत पे करेगा। वो बाहर से भी तो मंगवाते हैं ना अच्छे, तो आप जब बाहर के मालिक को पैसा देने को रेडी हैं तो पाकिस्तानी फार्मर्स को पैसा देते वक्त घबराहट क्यों होती है आपको? साहब को शायद बात है कि पाक आर्मी इस वक्त ज़राअत की रिवाइवल के ऊपर बड़ा काम कर रही है और मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 लाख एकड़ की निशानदेही कर ली गई है, जहां पाक फौज जो है वो सपोर्ट करेगी ज़राअत की बेहतरी के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये फिजिबल मंसूबा है? देखिए, मंसूबा बहुत फिजिबल है, लेकिन इसमें एक ही बात है कि पाक फौज के पास क्योंकि ज़राअत का एक्सपीरियंस नहीं है और ये ज़राअत एक प्रोफेशनल इस वक्त जॉब बन चुकी है। 44 लाख एकड़ ज़मीन की इन्होंने निशानदेही की है पूरे सूबोजात में, जिसमें पंजाब में 13 लाख एकड़ है, बाकी सूबों में मिलाकर 44 लाख एकड़ ज़मीन है। तो इस पर इनको चाहिए कि इसको फार्म से डिवाइड करें, और छोटा फार्मर कहाँ से ट्रेनिंग लेगा, वो फौजी से ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता ना। इसके लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को जो आपके इस वक्त सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं, जिनको आप मामूली सी तरबियत 3 महीने की तरबियत के बाद उनको आप प्रोफेशनल स्किल से डेवलप कर सकते हैं, उनको इंगेज करें एज ए फार्म मैनेजर। तो साहब जो हमारे ज़रई इदारे हैं जो ज़राअत की बेहतरी के लिए बनाए गए थे, रिसर्च के इदारे हैं, डिपार्टमेंट है, उनका फिर क्या रोल रहता है? देखिए, वो आपके सामने है जो हमारे ज़रई इदारे इस वक्त मौजूद हैं। एक तो उनकी एफिशिएंसी वैसे ही 15-20% पे आ चुकी है, और जितने उनकी बजटेड जॉब्स थी, अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को देख लें, एक्सटेंशन को देख लें, तो जो उनकी बजट में अप्रूव जॉब्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर भी 40% 50% वो काम कर रहे हैं। साहब बातें की जा रही थी किसान को रिलीफ देने के, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है खादों के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम की टैक्सेस लगा दिए गए। तो आप क्या समझते हैं कि किसान अफोर्ड करता है? देखिए, 1200 अरब के लगभग हमारी इस वक्त खादों की लीगल मार्केट है, और इस पर आपने 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, इसका मतलब है कि 60 अरब का आपने बिलवास्ता एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया आपने फार्मर्स के ऊपर। और उसके बाद आपने एडवांस इनकम टैक्स जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र थी, किसी पे 1% था पहले, वो आपने 6% कर दिया। इसी तरह आपने दीगर टैक्सेस लगाए, तो आपने कम से कम भी फार्मर्स के ऊपर जो इस वक्त बोझ डाल दिया है वो 100 अरब रुपए के लगभग बोझ डाल दिया इस बजट के अंदर। तो ये तो एक वही बात है ना कि आप एक तरफ रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ तो मिलता नहीं है, लेकिन जो आप उसके मुकाबले में टैक्सेस लगाते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूरिया की कीमत 3400 रुपये क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि आज से एक हफ्ता पहले, ईद से पहले ये यूरिया 3150 में था, 3100 में था। अब जैसे ही इन्होंने इस पर वो टैक्स लगाया है, यूरिया 3400 का हो गया। तो साहब इससे हमारी जो फसलें वो मुतासर नहीं होगी, क्योंकि महंगा हो गया, तो किसान की फसल तो महंगी नहीं हुई, उसका तो रेट वही चल रहा है बल्कि कम आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज़ होगी? देखिए, हम ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है। हम दुनिया में औसत पैदावार के हिसाब से उन मुमालिक में शामिल हैं जो कम तर पैदावार रखते हैं। अगर हमारी पैदावार अच्छी होती है जितनी हमारी ज़मीन है इस वक्त, तो हम इससे तो क्या, जो अब गंदम को देख लें, हमारी नेशनल कौमी आपकी औसत पैदावार है वो 25-26 मन है। अगर इस साल मान लीजिए 28 मन भी हो गई है, तो आप इंडियन पंजाब में वो 50 मन क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि और वेस्टर्न में आप जाएँ वो 80-85 मन पे आ चुकी है। तो अगर हम इसको 28 को 50 भी कर लेते हैं तो हमारी तो गंदम क्या, हमारा 1 करोड़ एकड़ रकबा फ्री हो जाएगा हमारा।
इसके ऊपर हम ऑयल सीड क्रॉप लगा सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इससे हमारे पास सीड ऑयल के लिए रकबा दस्तयाब होगा और हमारी सीड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो कम हो सकेगी। साहब फरमाइएगा कि जो पंजाब का बजट है ये भी किसान दोस्त कहा जा रहा था, इसमें किसानों के लिए क्या क्या रखा गया है? देखिए, एक तो ये है कि इस बजट में भी वही आपको कंबाइन हार्वेस्टर्स, आपके मशीनरी है उसके ऊपर बहुत अच्छे पैकेज दे रहे हैं। सोलर और ड्रिप लाइन पे बहुत अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं। 50,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उनको 50 अरब की लागत से जो कर दिया गया कि इनको आप कर देंगे सोलर के ऊपर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 13 लाख ट्यूबवेल्स हैं, जिनमें से 9 लाख आपके डीजल पे चलते हैं और 4 लाख बिजली पे हैं। तो 9 लाख में से 50,000 का मतलब है कि आप 5% ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट कर देंगे सोलर एनर्जी के ऊपर। तो अगर इसी रफ्तार से करते रहे तो आने वाले अगले 20 सालों में हमारी तमाम का तमाम जो आपका ट्यूबवेल हैं वो सारे के सारे सोलर पे आ जाएंगे। अच्छा, ये 50,000 ट्यूबवेल्स आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म नहीं बताया कि आपने इसमें आप फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, लोन देंगे तो वापस कैसे लिया जाएगा। मेरी इसमें सजेशन एक ये है कि आप इन ट्यूबवेल्स को नेट मीटरिंग के ज़रिए ग्रिड से अटैच कर दें। फार्मर को कौन सा सारा साल पानी निकालना होता है, उसकी शायद हफ्ते बाद किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी को 3 दिन बाद ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी वक्त में आपका जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये जितनी भी सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाएगी और हमारा एक बहुत बड़ा लोड कम हो जाएगा, जो कि हम इस वक्त फॉसिल फ्यूल से ला रहे हैं, हम इंपोर्टेड फ्यूल से ला रहे हैं, हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसका। जी साहब दुरुस्त फरमाया। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता मुल्क भर में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी। जी सर फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। अगले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है और इसमें अपर पंजाब, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पटवार का रीजन, गुजरांवाला, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जबकि साउथ पंजाब में मॉडरेट बारिश का इम्कान है। सिंध में, अपर सिंध में, जिसमें सखर, खैरपुर, नवाबशाह वगैरह शामिल हैं, इनमें दरमियानी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें बारखान, नसीराबाद, जलमक्सी वगैरह शामिल है, इनमें दरमियानी बारिश का इम्कान है। केपी में, अपर केपी में, जिसमें मालाकंड, मर्दान, पेशावर वगैरह शामिल है, इनमें कई जगहों पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि साउथ केपी में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, मुल्क भर में मज़ीद बारिशें होंगी। सर ये भी फरमा दें कि जो दर्जा हरारत है वो क्या रहेंगे मुल्क भर में? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो क्योंकि मानसून का सीज़न शुरू है, इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने का इम्कान है। जैसे इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, बलूचिस्तान कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइम साहब, इस वक्त जो कपास की फसल है उसको यकीनन बारिशों से नुकसान हो रहा है, तो फरमाइएगा किस तरह बचाया जा सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, किसान कैसे अपनी फसल को बारिश से महफूज रख सकते हैं? देखिए जी, जो कपास आपकी इस वक्त रेंजर खान या अपर सिंध में और लोअर पंजाब के अंदर है, जहाँ पे आपके सैंडी एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ये बारिशें बहुत फ़ायदा देंगी। इस वक्त आपकी नहरें बंद थी, फार्मर बहुत तंग था, पानी नीचे वाला कड़वा है, कपास की फसल को पानी नहीं दे सका था, इसकी फसल स्ट्रेस में आई हुई थी। उधर तो ये बारिशें फ़ायदा देंगी, लेकिन जहाँ पर आपके पक्के इलाके हैं वहाँ पर ये बारिशें कपास की फसल में फंगस डिजीज़ का बायस बनेंगी और फसल आपकी इसमें डैमेज हो सकती है। दूसरी बात है, बारिश के बाद जो हफ्स पैदा होता है वो वाइट फ्लाई के हमले में बहुत शिद्दत पैदा कर देता है। और वाइट फ्लाई पिछले आप देख लें 8-9 साल से पाकिस्तान में कॉटन के जो सबसे चैलेंजिंग आपका इशू रहा है वो वाइट फ्लाई का रहा है। तो फार्मर को इसमें वीकली बुनियाद पे स्प्रे करना होगा, शायद 5 दिन बाद करना हो, ताकि वो हब्स के मौसम में वाइट फ्लाई को शिकस्त दे सके। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करवाएं, ताकि आप बायोटिक और ए बायोटिक यानी कि तबई और गैर तबई स्ट्रेस जितनी भी दवाएं उनसे आपका पौधा बाहर आ सके। बाकी जितनी क्रॉप दीगर क्रॉप्स हैं, आप उसमें सिट्रस की बात करेंगे, आप उसमें गन्ने की बात करेंगे, राइस की बात करेंगे, चाराजात की बात करेंगे, उनको इन बारिशों से फ़ायदा है, फार्मर को फ़ायदा हो जाएगा, उसकी पानी 1 या 2 पानी बच जाएंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।